अब हेडिंग डालिएगा आप लोग, महाराणा संग्राम सिंह फर्स्ट। महाराणा संग्राम सिंह फर्स्ट। क्या इससे पहले लिखाया नहीं था वहां? वो तो पद्मनी तो पूरी हो गई। हाँ, क्या? अरे सुनने दो, नहीं, वो तो केवल पृष्ठभूमि है सांगा को लाने की। देखिए, जन्म आपके इनका कब हुआ है? 1482 ईस्वी। पिता कौन है? महाराणा रायमल। माता कौन है? रतन कंवर। राजधर झाला की पुत्री। राजधर झाला की पुत्री। लिखा है इतना? बस लिखो लिखो। टीवी नहीं चल रही? तो जब से वो यहां डोल रहे थे इतने, तब से क्यों नहीं चालू करवाई है? 5 मिनट में चलेगी अपने आप। लिखो, बोल के लिख लो आप, मैं बोल रहा हूं। जन्म लिखो 1482 ईस्वी। पिता, ये देखो कोने में आ गए। पिता हो गए महाराणा रायमल। माता रतन कंवर। माता रतन कंवर, पुस्तक में राजधर झाला की पुत्री। राजधर झाला की पुत्री, ठीक है। इसके भाइयों के बीच संघर्ष को भी लिख लो, चले थोड़ा सा आपके इसमें। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, देखिए महाराणा रायमल के काल में ही, महाराणा रायमल के काल में ही उनके पुत्रों कुंवर पृथ्वीराज, कुंवर पृथ्वीराज कौमा जयमल, जयमल और सांगा के मध्य सांगा के मध्य उत्तराधिकार को लेकर, उत्तराधिकार को लेकर तनाव देखने को मिलता है। उत्तराधिकार को लेकर तनाव देखने को मिलता है, जिसमें सांगा के पक्ष में हुई, सांगा के पक्ष में हुई ज्योतिषी की भविष्यवाणी,
ज्योतिषी की भविष्यवाणी को लेकर कुंवर पृथ्वीराज ने सांगा को घायल कर दिया। और सांगा ने अंत में श्रीनगर अजमेर के करमचंद पवार के यहां श्रीनगर अजमेर के करमचंद पवार के यहां शरण ली। अब देखो, प्रारंभ में करमचंद पवार को पता नहीं था कि भाई कि ये रायमल का बेटा है, लेकिन ऐसा बताते हैं कि एक बार काम से फ्री होकर के सांगा है वो पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था, तो धूप आ गई वहां सांगा के ऊपर, तो बताते हैं कहीं से एक सांप आया और उसने फन से अपने से सांगा के ऊपर छाया कर रखी थी। तब आपके ये दृश्य जब आपके करमचंद पवार ने देखा, तब उसने जानकारी की और उसको पता लगा कि भाई ये मेवाड़ का स्वामी आपके कौन है, सांगा है। ठीक है, तो वो आपके एक अलग आपके करमचंद पवार को लेकर के इनकी व्यवस्था मिलती है। अगले पॉइंट में लिखिए, कुंवर पृथ्वीराज का विवाह टोडा के राव सुल्तान की पुत्री ताराबाई से हुआ। राव सुल्तान की पुत्री ताराबाई से हुआ, जिसके नाम पर अजमेर के अजयमेरू दुर्ग का नाम तारागढ़ पड़ा। कुंवर पृथ्वीराज को उसके बहनोई जगमाल पुस्तक में सिरोही, जगमाल कहां का था, सिरोही, को उसके बहनोई जगमाल पुस्तक में सिरोही के द्वारा जहर दे दिया गया। इस कुंवर पृथ्वीराज का स्मारक कुंभलगढ़ दुर्ग की तलहटी में
कुंभलगढ़ दुर्ग की तलहटी में बना हुआ है। इसका वास्तुकार घसनपना को माना जाता है। घसनपना को माना जाता है। घसनपना को माना जाता है। कुंवर पृथ्वीराज के घोड़े का नाम, कुंवर पृथ्वीराज के घोड़े का नाम शाहण था। शाहण। घोड़े का नाम साहण था। ठीक है। अब देखिए, जब पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई तो 1509 में आपके किसे बुला लिया? सांगा को बुलाकर के उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया है। तो लिखिएगा, कुंवर पृथ्वीराज के निधन के पश्चात, कुंवर पृथ्वीराज के निधन के पश्चात रायमल ने सांगा को बुलाकर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। क्योंकि रायमल के दूसरे पुत्र जयमल का भी सोलंकियों के साथ संघर्ष में निधन हो जाता है। सोलंकियों के साथ संघर्ष में निधन हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आप देखिए, हमने बताया कि 1509 में जब राणा सांगा आपके शासक बने, उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी। दिल्ली का सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी। ये आपके दिल्ली के सुल्तान के रूप में थे। ठीक है। अब आपके दूसरी बात देखिए कि राणा सांगा ने पहले अपनी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने, तुम पूरी क्लास में पढ़पढ़ाते ही रहेंगे क्या यहां पे? देखिए, कि जब राणा सांगा का राज्याभिषेक हो गया तो राणा सांगा को लगा कि भाई कि मेवाड़ की जो सीमाएं हैं, इन सीमाओं को सुरक्षित करना जरूरी है। ठीक है। तो इसने पहले आपके अजमेर के क्षेत्र पर नियंत्रण किया, और अजमेर के क्षेत्र को किसको दे दिया है? करमचंद पवार को, क्योंकि श्रीनगर में तो वो पहले से ही था। फिर आपके ये कहां पर गया? चाटसू। चाटसू का मतलब चाकसू। ये चाटसू है ना, इसको चाकसू, आजकल चाकसू बोलते हैं, पहले चाटसू नाम मिलता था इसका। ठीक है ना। इसको आपके किसकी? कछवाहों की जागीर में शामिल कर दिया। इधर मारवाड़ की ओर से इसने मेवाड़ को सुरक्षित माना। क्यों? क्योंकि गंगा का खुद का बहनोई था ये। ठीक है। गंगा की बहन धनसी,
धनसी का विवाह किससे हुआ था? सांगा से हुआ था। ठीक है ना, इसलिए आपके मारवाड़ के राठौड़ों की भी टेंशन इसको नहीं थी। तो लिखिएगा अगले पॉइंट में, राणा सांगा का 1509 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ। पंद्रह सौ नौ ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ एवं इस समय दिल्ली में सिकंदर लोदी का शासन था। इस समय दिल्ली में सिकंदर लोदी का शासन था और 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी के निधन के पश्चात सिकंदर लोदी के निधन के पश्चात इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बना। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बना। ठीक है, अगला पॉइंट बना के, राणा सांगा को गुजरात के मुजफ्फर शाह और मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय की चुनौती का भी सामना करना था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, शासक बनते ही सांगा ने मेवाड़ की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने और शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से अजमेर पर अधिकार कर
उसे करमचंद पवार को सौंप दिया। अजमेर पर अधिकार कर उसे करमचंद पवार को सौंप दिया एवं इसके पश्चात चाकसू कोष्ठक में चाटसू पर अधिकार कर इसे पूरणमल की जागीर में शामिल कर दिया। पूरणमल की जागीर में शामिल कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, महाराणा सांगा ने करमचंद पवार को रावत की पदवी तथा पर्वतसर अजमेर मांडल फूलिया बनेड़ा क्षेत्र को उसकी जागीर के रूप में दिया। इन क्षेत्रों से लगभग 15 लाख रुपए की आय होती थी। 15 लाख रुपए की आय होती थी। ठीक है, 15 लाख रुपए की आय आपके किन क्षेत्रों से हो रही है? पर्वतसर, अजमेर, मांडल, फूलिया और बनेड़ा क्षेत्रों से। तो ये तो आपके करमचंद पवार के एहसान को चुकाने के लिए किसने किया है? सांगा के द्वारा किया गया। अब आपके दिल्ली के साथ आपके संबंध देखो, सांगा तथा इब्राहिम लोदी के मध्य संघर्ष। हेडिंग बनाइएगा, सांगा तथा इब्राहिम लोदी के मध्य संघर्ष।
अरे नहीं चल रही हो तो मैं चला दूं। मैं मेरे लिए तो मैं लाइव करता हूं ना। लाट छोड़, मैं करता हूं। पहले इसमें सर्वर नहीं चल रहा था। ये डाल दी, इसमें डाल दी। ये डाल दी कि ये देखो, ये नहीं डाली, कहाँ डाल दी? ये डाली, ये डाली है, इसमें पेस्ट करनी है। बता। तो पेस्ट कर दो, कॉपी की भी है, पेस्ट कर दो इसमें। यार तुझे मान लेना, तुम कब से सीख गए जिंदगी में, तुम इसमें बेरोजगार कर रहे हो। क्यों किसी को बेरोजगार कर रहे हो, धंधे पे लात मार रहे हो। तो अभी आधी अधूरी क्लास को क्यों लाइव कर रहे हो? रिकॉर्डिंग चल रही है पूरी। मेरे पास क्या है कि घर पे है ये। अब इसको इंजीनियर को ले जा। देखिए, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी में देखिए, सांगा भी महत्वाकांक्षी है और इब्राहिम लोदी भी महत्वाकांक्षी है। तो इब्राहिम लोदी की महत्वाकांक्षा पर नियंत्रण लगाने के लिए सांगा ने आपके युद्ध किए किससे? इब्राहिम लोदी से। और पहला युद्ध आपके कौन सा हुआ है? कातोली। कातोली आपके कहां हो गया? कोटा। खातौली कोटा का युद्ध 1517 ईस्वी। तो पहले आपके इसमें एक दो लाइन लिखिएगा। लिखिए, राणा सांगा, राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी, एवं इब्राहिम लोदी दोनों ही महत्वाकांक्षी, दोनों ही महत्वाकांक्षी महत्वाकांक्षी शासक थे। महत्वाकांक्षी शासक थे एवं राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी की महत्वाकांक्षा, इब्राहिम लोदी की महत्वाकांक्षा पर नियंत्रण के लिए महत्वाकांक्षा पर नियंत्रण के लिए उसके विरुद्ध सैन्य अभियान आयोजित किया। सैन्य अभियान आयोजित किया। अब नंबर 1 लिखिएगा, खातौली कोष्ठक में कोटा का युद्ध। खातौली कोष्ठक में कोटा का युद्ध 1517 ईस्वी। इसमें लिखिए,
राणा सांगा ने इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इब्राहिम लोदी को पराजित किया। राणा सांगा ने इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। दूसरा, बाड़ी धौलपुर का युद्ध। ईस्वी। बाड़ी धौलपुर का युद्ध 1518 ईस्वी। देखिए, खातौली की पराजय के पश्चात राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी ने मियां माखन व मियां हुसैन के नेतृत्व में सेना सांगा के विरुद्ध भेजी। भेज दी। राणा सांगा ने इस सेना को पराजित किया। एवं सांगा की इस विजय की पुष्टि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में किया है। ठीक है, यानी कि तुजुक ए बाबरी या इसका फारसी अनुवाद कहलाता है बाबरनामा। उनमें आपके सांगा की विजय की पुष्टि होती है कि भाई कि उसने बाड़ी धौलपुर के युद्ध में भी पराजित किया है इब्राहिम लोदी की सेना को। अब आपके इसी में तीसरा युद्ध लिख लीजिए, गागरोन। झालावाड़ का युद्ध 1519 ईस्वी। 1519 ईस्वी।
इस युद्ध में राणा सांगा ने क्या किया है? मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित कर दिया है। ठीक है, तो लिखिएगा, इस युद्ध में राणा सांगा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित किया। महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित किया। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब आप सुनिए आगे। देखिए, सिलेबस में आपके में देखा जाए तो राणा सांगा के जो अब तक लिखा है वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये है सिलेबस में, केवल इतना ही है। ठीक है ना, राणा सांगा तथा मुगल संबंध। इसलिए आप सेकंड ग्रेड के किसी भी पेपर में केवल यहीं से प्रश्न देखेंगे, इससे पिछले हिस्से से प्रश्न नहीं देखेंगे। अब देखिए हुआ क्या कि ट्रांसओक्सियाना मध्य एशिया में एक फरगना नाम की छोटी सी रियासत थी। फरगना नाम की छोटी सी रियासत थी और इस छोटी सी रियासत का राजा था उमर शेख मिर्जा। इस उमर शेख मिर्जा का विवाह हुआ था कुतलुग निगार खानम से। कुतलुग निगार खानम, इससे किसका विवाह हुआ था? उमर शेख मिर्जा का। और इन दोनों का बेटा हुआ जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। कौन हुआ है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, अब देखिए, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है, ये आपके क्या करता है? देखिएगा कि जब फरगना में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर शासक बना तो इसके भाई बंधुओं के द्वारा फरगना की गद्दी से इसे भगा दिया गया। तो यहां पर इसने क्या किया? 1504 ईस्वी में भारत की ओर आ रहा था ये और काबुल को जीता। किसको जीता? काबुल। और काबुल में ही 1507 ईस्वी में अपनी पैतृक मिर्जा की उपाधि को त्याग कर पादशाह की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण कर ली? पादशाह की उपाधि धारण कर ली, या बादशाह के नाम से जिसे आप जानते हो। ठीक है, कहां पर आपके धारण की है ये? काबुल। ठीक है, तो 1507 में आपकी उपाधि धारण कर ली। अब यहां काबुल में रहते हुए ही इसने आपके सुना था तैमूर लंग की कहानियों को। तैमूर लंग आपके 1398 में भारत आता है और उसने भारत को लूटा था, करोड़ों की संपत्ति यहां से लेकर के गया था। तो उसकी कहानियों को सुना था, क्योंकि पितृपक्ष की ओर से देखा जाए तो बाबर तैमूर लंग का ही वंशज था। ठीक है, तो उसकी कहानियों को सुना तो यह भी उद्वेलित हुआ किसके लिए कि भाई मैं भी आपके भारत जाऊं। ठीक है, क्योंकि यह काबुल की गरीबी से परेशान था। काबुल आ तो गया था, लेकिन काबुल आपके एक गरीब प्रदेश था, तो वहां की गरीबी से परेशान था। इसलिए यहां से 1519 से लेकर 1526 तक अनवरत आपके भारत पर आक्रमण किसने किए? बाबर ने। और 1526 ईस्वी में इसने युद्ध लड़ा, कौन सा? पानीपत का। और पानीपत का भी कौन सा युद्ध? प्रथम युद्ध लड़ा इसने। ठीक है,
प्रथम युद्ध लड़ा, इसमें किसको पराजित कर दिया इसने? इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। किसको पराजित कर दिया है? इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। इब्राहिम लोदी को पराजित कर किसने? बाबर ने कहां कहां पर अधिकार कर लिया? दिल्ली पर अधिकार कर लिया, आगरा पर अधिकार कर लिया, और इसका बहनोई था मेहंदी ख्वाजा, उस मेहंदी ख्वाजा ने बयाना तक के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इसी समय ये मेवात पर अधिकार करने के लिए भी गए और मेवात पर अधिकार भी कर लिया, लेकिन मेवात का हसन खां मेवाती था, वो भाग करके कहां चला गया? राणा सांगा के पास चला गया। दो बातें हो गई। अब आपके राणा सांगा है ना, राणा सांगा की रानी थी कर्मावती, बूंदी की। कर्मावती के दो बेटे, एक विक्रमादित्य और एक उदय सिंह। मां बेटों को रणथंभौर का किला जागीर में दे रखा था किसने? राणा सांगा ने। और ये उसकी चहेती रानी थी, इसलिए सांगा भी कहां पर था? यही रणथंभौर में ही था। ठीक है ना। अब रणथंभौर में आपके राणा सांगा था, तो यहां जैसे ही बाबर ने बयाना के क्षेत्र पर नियंत्रण किया, मैंने बताया कौन नियंत्रण कर रहा है? बाबर का बहनोई मेहंदी ख्वाजा। ठीक है। तो राणा सांगा सेना लेके चला आपके कहां की ओर? बयाना की। ठीक है। और यहां 16 फरवरी 1526 ईस्वी को इसने युद्ध लड़ा, बयाना का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा है? बयाना का युद्ध लड़ा। और बयाना के युद्ध में बाबर की सेना को पराजित कर दिया, और बाबर की सेना भाग करके कहां की ओर चल दी? आगरा। राणा किसके पास? बाबर के पास आ गई, और बाबर से आपके मना कर दिया कि महाराज हम सांगा से आगामी कोई युद्ध नहीं लड़ेंगे। रीजन पूछा तो उन्होंने कहा कि हमको काबुल की याद आ रही है, हमको काबुल, क्योंकि काबुल से आपके ये सच में ही आपके काबुल से एक दो संघर्ष की कहकर के सेना को लाया था, और यहां लड़े ही जा रहा है 1519 से। ठीक है ना। तो सेना ने आपके स्पष्ट कर दिया कि हमको याद आ रही भाई, हमको छोड़ा। ठीक है। अब बाबर आपके समझ गया इस बात को कि भाई कि ये क्या कर रहे हैं? नौटंकी कर रहे हैं, ये सांगा से नहीं लड़ना चाहते। तो बाबर ने, अब देखो, बाबर अपने समय का एक महत्वाकांक्षी और एक कुशल जो सेना नायक है वो बाबर है। ठीक है। बाबर ये भली भांति जानता था कि जब तक राणा सांगा की चुनौती को समाप्त नहीं कर दिया जाता, तब तक भारत में मुगल सत्ता को स्थायित्व नहीं दिया जा सकेगा। ठीक है। इसलिए यह चाहता था बाबर कि राणा सांगा को तो पराजित करना ही है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो राणा सांगा, इसने, बाबर ने क्या किया? अपनी सेना के सामने नौटंकी की। नौटंकी आपके क्या की? कि शराब पीने वाले जो बर्तन थे वो तोड़ दिए सबके सामने कि आज के बाद नहीं पीऊंगा भाई। ठीक है। अब बाबर शराब नहीं पिएगा, इसका आपके सैनिकों के स्वास्थ्य पर क्या फर्क पड़ रहा है भाई? उनके जान तो ज्यादा चालू कर दे। ठीक है। लेकिन उन पर कोई फर्क नहीं पड़ना। तो फिर इसने क्या किया? एक चुंगी होती थी आपके, कौन सी? तमगा। उस तमगा कर को माफ कर दिया और जेहाद का नारा दे दिया। जेहाद का नारा, जेहाद से तात्पर्य है धर्म युद्ध। सेना के दोनों हाथों में लड्डू रख दिए, कहा कि देखो अगर लड़ते लड़ते मर गए तो जन्नत मिलेगी, क्योंकि क्या लड़ रहे हो? जेहाद कर रहे हो। ठीक है ना। धर्म युद्ध लड़ रहे हो, धर्म युद्ध लड़ोगे तो जन्नत मिलेगी, और अगर लड़ते लड़ते जीत गए तो फिर भी जन्नत है। ठीक है ना। यानी कि काबुल की गरीबी से मुक्ति मिल जाएगी, भारत जैसा स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। सेना में जोश भर के बढ़िया और आपके लेकर के चल दिया। इस समय सेना और टेंशन में क्यों थी? क्योंकि एक तो काबुल का आपके उस समय ज्योतिषी था एक मोहम्मद शरीफ। उस मोहम्मद शरीफ नाम के ज्योतिषी ने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि इस बार बाबर लड़ेगा तो हारेगा गारंटी से। तो उससे वो सेना और हतोत्साहित हो गई। ठीक है ना। लेकिन बाबर आपके, मैंने बताया कि कुशल योद्धा है, और देखो इतिहास में ऐसे योद्धा कम हैं। जैसे एक मानता हूं नेपोलियन बोनापार्ट को, नेपोलियन बोनापार्ट को,
बोनापार्ट है, ठिगना ही कद था उसका, ज्यादा नहीं था, नाम बोनापार्ट है। खैर आपके हालांकि गोत्री बन गया था उनका वो, लेकिन सेना के बीच में इतना खतरनाक भाषण देता था कि सेना को पता है कि हम आगे जाएंगे तो मरेंगे, फिर भी सेना उसके भाषण को सुन के मर तो जाएंगे, ये तो नहीं सुनना पड़ेगा, ठीक है ना, आगे बढ़ जाती सेना, आगे बढ़ जाती। क्योंकि आपके देखिए उसके एक दृश्य आता है आपके उसके संघर्ष का कि राइन नदी थी, उसके ऊपर एक पुल बना हुआ था, पुल के इधर आपके कोहरा छाया हुआ था और कोहरे में आपके ऑस्ट्रिया की सेना थी जिस पर तोपें थी और तोपें चला रही थी सेना। इधर आपके कौन था, नेपोलियन, नेपोलियन की सेना। अब जाएं तो पुल पे होके जाएं और पुल पे डाल रहे हैं ये गोले, तो मरेंगे, ठीक है। लेकिन नेपोलियन ने सेना में जो भाषण दिया उससे वो सेना उस पुल पर होकर निकलती चली गई, ठीक है ना, मरे भी लोग लेकिन फिर भी आपके जो बचे वो तो निकल ही गए, ठीक है। और अचानक से उस कोहरे में तोपों के सामने जा खड़े हुए, ठीक है ना। तो अब आप ये सोचोगे कोई आपके क्या आप गोली चला रहे हो, गोल बंदूक के सामने अचानक से आ जाए तो आपके हाथ से तो बंदूक छूटेगी निश्चित, ठीक है ना। तो वो सेना तोपें ही छोड़ के भाग खड़ी हुई तो भाई ये अचानक से कहा है और बिना लड़े जीत गया, ठीक है ना, वो आपकी स्थिति हो जाती है। तो यहां पर आपकी स्थिति क्या हुई कि सेना में जोश भर के चल दिया और ये देखो बयाना के पास है खानवा, यहां आ गए। अब राणा सांगा कहां है बयाना में, राणा सांगा की हार का कारण अगर देखा जाए तो राणा सांगा के द्वारा स्वयं की गई भूलें और एक दैवीय कारण, दो आपके रीजन हम मानते हैं। देखो बाबर की विजय का कारण अलग है, यहां राणा सांगा की पराजय का कारण अलग है, ठीक है ना। पराजय के कारण में हमने क्या दिया कि राणा सांगा के द्वारा की गई भूलें और आपके क्या है कि भाई दैवीय कारण, देवता साथ नहीं थे इसके, ठीक है। तो राणा सांगा की भूल क्या है कि राणा सांगा बयाना से 1.5-2 घंटे में खानवा पहुंच जाता, पैदल चलता तो ही, ठीक है। तो यहां आते ही मारता ना बाबर की सेना को, लेकिन ऐसा सांगा ने किया नहीं। यहां से पहले गया भुसावर अचार लेने, यहां भुसावर का अचार फेमस है ना, और यहां से आपके कहां गए ये खानवा, ठीक है। अब ये सांगा की गलती ही तो है, ये सांगा की गलती है कि आपके सांगा ने आपके क्या किया है कि ये जो देखो ये आप गणित में पढ़ते ही हो, ठीक है ना, कि यहां पर ये विकर्ण बना दिया ना इसने, तो ये अनावश्यक देरी जो सांगा को हुई उस देरी की वजह से सांगा पराजित हो गया। रीजन आपके क्या है, क्योंकि बाबर को अपनी सेना को संयोजित करने का मौका मिल गया, समय मिल गया, ठीक है ना। और शत्रु को जितना आप समय दोगे उतना वो आप पर भारी पड़ता चला जाएगा, ठीक है ना। शत्रु को मारना है तो पहला हमला आपका होना चाहिए, ठीक है ना, तो आपके जल्दी निपट लेगा वो, नहीं तो आपके गड़बड़ मचा देगा। अब यहां आपके ऐसा क्या हुआ, देखो बाबर है ना, बाबर कहता है अपनी आत्मकथा में जो आपके तुजु के बाबरी है उसमें कहता है कि हमारे बारे में कि भाई ये लड़ना तो जानते हैं लेकिन जीतना नहीं जानते, ठीक है ना। अब ये तो गलत बात है, जो लड़ेगा ही नहीं वो जीतेगा कैसे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी बाबर ऐसा क्यों कहता है, तुम्हारे बारे में कहता है, भाई राजस्थान के बारे में कह रहा है और राजस्थान में वही नस्ल है जो उस समय जो अब है, ठीक है ना। थोड़ा सा आपके वैरायटी बदल गई है, बाकी वही है, ठीक है ना। पहले आदमी बड़े तगड़े होते थे और थोड़ा साइज में छोटे होते जा रहे हैं, वैरायटी में चेंज है, बाकी कुछ नहीं है। तो बताओ बाबर आपके ऐसा क्यों बोलता है कि भाई ये लड़ना तो जानते, कितना ही लड़वा ले लेकिन जीतना नहीं जानते, बोलो। देखो एक थोड़ा सा टॉपिक से हटके और बता रहा हूं मैं आपको
कि गांधी जी को जानते हो आप, बापू है वो, हाँ सबके ही हैं वो तो। गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए गांधी जी को जाना जाता है, ठीक है ना। अब गांधी जी ने एक बार कहा था, साबरमती आश्रम की जब स्थापना कर रहे थे उस समय, कि सत्याग्रह कमजोर का हथियार नहीं है, ताकतवर का हथियार है, इसलिए इसमें लोगों को प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। और सत्याग्रह क्या है? अहिंसा, ठीक है ना, क्या है? अहिंसा। गांधी जी भी इस बात को कह रहे हैं कि कमजोर का हथियार नहीं है, और इधर बाबर भी क्या कह रहा है कि ये लड़ना तो जानते लेकिन जीतना नहीं जानते, ठीक है ना। ऐसी क्या आपकी प्रॉब्लम चल रही है दोनों में? सत्याग्रह को लेकर के गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा कि कमजोर का हथियार है? सत्याग्रह होता क्या है? क्या चीज? और बताओ, किसके? लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। नहीं सही है क्या? और आधा हो गया आपका ये। देखो, गांधी जी, सत्याग्रह का मतलब है कि स्वयं को कष्ट देना है, स्वयं को कष्ट देकर के पूर्णतः अहिंसक तरीके से सामने वाले का हृदय परिवर्तित करना है, ठीक है ना, यानी कि विरोधी का हृदय परिवर्तित कर देना है। आप देखो, आप एक चीज जानना कि हम सब सत्याग्रह के दौर से गुजरते हैं, ठीक है ना कभी सबने ऐसा किया हुआ है, ठीक है, लेकिन हम आपके उस टेक्निक को जानते नहीं है कि भाई कि ये सत्याग्रह भी कर दिया का जिसने गांधी जी को फेमस बना दिया, जबकि हम सैकड़ों बार कर चुके हैं ऐसा, ठीक है ना। हाँ, लेकिन गांधी जी फेमस है, अपने कोई जानता ही नहीं है। देखो कैसे आपके सत्याग्रह में गांधी जी कहते हैं कि भाई साध्य और साधन पवित्र होना चाहिए। साध्य और साधन, साध्य क्या है कि आप क्या प्राप्त करना चाह रहे हो, साधन क्या है आप किस माध्यम से प्राप्त करना चाह रहे हो। दोनों पवित्र होने चाहिए, अहिंसा मूल में होनी चाहिए, जड़ में क्या होनी चाहिए? अहिंसा। अब आपके एक बात देखो कि मान लीजिए ये आप हो बचपन में, ठीक है ना, अब आपके एक्स ही मानते हो आप लोग सभी को, ठीक है ना, इसलिए एक्स ही लिखा है मैंने, कि आपने क्या किया कि अपने पिताजी से, पिताजी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के पिताजी हैं, स्वभाव से निरंकुश होते हैं और आपके संतान को दंडित करने की समस्त शक्तियां अपने हाथ में रखते हैं, ठीक है, कभी भी चटका सकते हैं, रीजन और नहीं बताते, ठीक है ना, वह कि क्यों मारा जा रहा है, हम पिट पिट करके पता लगाते हैं कि अच्छा आज वो किया था इसलिए ये हो रहा है, ठीक है। छोरे ने पिताजी से डिमांड की, यानी कि साध्य की मांग की कि भाई साइकिल चाहिए रे मेरे को, क्या चाहिए? साइकिल चाहिए। अब साइकिल बढ़िया चीज है, कोई गलत थोड़ा ही ना मांग रहा है, स्कूल चला जाएगा साइकिल से, टाइम बच जाएगा। ये पिताजी ऐसे हैं कि एक बार में तो आप इनसे कुछ भी मांग लो, एक बार में तो हाँ करते ही नहीं है, पहली बार तो इनकी मना ही निकलती है, ठीक है ना। आजकल तो सुधर गए, पहले पिताजियों की कह रहा हूं मैं आपके थोड़ा सा, ठीक है। तो इन्होंने आपके मना कर दिया कि जा नहीं दे रहा, ठीक है ना, नहीं लाऊंगा, तो फिर छोरे के सामने दो रास्ते प्राप्त करने के साइकिल। एक तो आपके हिंसा का रास्ता है कि ईंट उठाए और खोपड़ी फोड़ दे कि ला रहा है कि नहीं ला रहा है, ये क्या है? हिंसा है, ठीक है ना। और याद रखना, हिंसा हमेशा प्रतिहिंसा को जन्म देती है। आप हिंसा करोगे, इसकी एवज में आपको हिंसा ही मिलेगी। हो सकता है पिताजी ऐसा चटकाएं कि साल डेढ़ साल तक साइकिल लायक नहीं छोड़े, क्यों, ये तो पिताजी हैं, ठीक है, लेकिन छोरे ने हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया, इसने अहिंसा का मार्ग अपनाया।
अहिंसा के मार्ग में आपके इसने पिताजी से कहा कि देख तू साइकिल नहीं लाया तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। भूख हड़ताल पे चला गया छोरा। अब इसके सामने फिर दो रास्ते। एक रास्ता क्या है? एक रास्ता है कि भाई कि कोप भवन में जाके सो जाए, कमरे की कुंडी बंद कर ले अंदर से, ठीक है ना। तो पिताजी बिजी आदमी है, भूल सकते हैं। इसको बोलते हैं निष्क्रिय प्रतिरोध। ये अब अरविंदो घोष का है। क्या है? अरविंदो घोष का निष्क्रिय प्रतिरोध। आप पॉलिटिकल लीडर्स में आपके पढ़ेंगे फर्स्ट ग्रेड में, ठीक है ना। अरविंदो घोष ने निष्क्रिय प्रतिरोध दिया है, ठीक है ना। निष्क्रिय सत्याग्रह की बात कर रहे हैं, जबकि गांधी जी सक्रिय सत्याग्रह की बात करते हैं। इसने सक्रिय सत्याग्रह बरता। और देखो टेक्निक देखो इसकी, कि बच्चे को मान लो इस कमरे में काम है, ठीक है, तो इसकी टेक्निक देखना, यूं आएगा पिताजी की तरफ घूमता घामता और फिर यहां आएगा और यहां गिलास को उठाएगा, जोर से मारेगा, फिर यूं ही जाएगा और पिताजी के सामने कम से कम 50 राउंड लगा देगा। ये क्या कर रहा है बच्चा? ये बार बार अपने विरोधी को यह प्रकट कर रहा है कि तू एक ऐसा व्यक्ति है जिसके कारण मैं अब तक भूखा हूं। अगर तू साइकिल ला दे तो मैं खाना खा लूं। और देखो पिताजी को हर बार इसकी बात स्मरण भी होती, हर बार स्मरण हो जाती है और मुस्कुरा जाते हैं, देखिए फिर आएगा बेटा, ठीक है ना। यानी कि वो भूलने नहीं दे रहा है। देखो सबसे बड़ी बात है कि विरोधी को भूलने नहीं दे रहा है कि तेरे को क्या करना है, ठीक है ना। शाम को साइकिल आ जाएगी इसकी, ठीक है ना। देखना आप परिभाषित करो, साध्य और साधन को पवित्र रखते हुए पूर्णतः अहिंसक तरीके से स्वयं को कष्ट देकर, भूख हड़ताल किया है, कष्ट किसको दिया है? स्वयं को। स्वयं को कष्ट देकर अपने विरोधी का हृदय परिवर्तित करना है, यही सत्याग्रह है। यानी कि विरोधी को आप जैसे चाहें वैसे ढालें। अब गांधी जी कहते हैं कि यह कमजोर व्यक्ति का हथियार नहीं है, ठीक है ना। उसके पीछे आपके मुख्य रीजन क्या है कि कमजोर व्यक्ति, आप देखो रोड पे एग्जाम्पल देखते हो, एक बढ़िया ऐसे होते हैं ना 8 पैक 6 पैक लेके डोलते हैं छोरे, ठीक है ना, यानी कि बॉडी बिल्डर जो होते हैं, आप उनसे क्या है कि जाते जाते टकरा जाना, जानते बूझते ही टकरा जाना, तो देखना वो आपको पकड़ेंगे, ठीक है ना। आपको पकड़ेंगे, मारेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, ठीक है ना। आपको पकड़ेंगे और खड़ा करके सीधे फिर चले जाएंगे, क्यों भाई ऐसे आदमी से टकराएगा तो लगेगी, ठीक है। अब आपके एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। एक आपके वो ऐसे होते हैं ना कड़क, बिल्कुल ऐसे चलती फिरती 3 से 2 होती हैं जो, उससे आप हल्की सी कोनी लगा देना, आपको तुरंत प्रभाव से बता देगा कोनी लगाने का इलाज क्या होता है। वो गर्दन को भागेगा सीधे ही, ठीक है ना। तो वही बात गांधी जी कहते हैं कि कमजोर व्यक्ति स्वभाव से हिंसक होता है। स्वभाव नहीं है उसके में, क्योंकि उसको हमेशा ऐसा लगता है कि कहीं ये मेरे शरीर को देख के तो नहीं गड़बड़ कर रहा है, ठीक है ना। तो क्यों ना इसको बता दूं कि कमजोर नहीं हूं मैं, और गुस्से में वाइब्रेशन पे आ जाता है वो, ठीक है ना। तो वो आपकी स्थिति है। तो यहां आपके गांधी जी ने कहा कि इसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता है, कमजोर का हथियार ये नहीं है। इधर आपके बाबर ने क्या कहा है? बाबर कह रहा है कि ये लोग लड़ना जानते, जीतना नहीं जानते, ठीक है ना। बात वही है, लड़ना कैसे जानते हैं कि भाई आप देखो कि सामने आपके गेट पर 15 आदमी आ गए, ठीक है ना। अब पता है कि निकलोगे तो मारेंगे, 15 हैं तो मारेंगे, ठीक है ना। घर वाले छोरे को रोकते हैं कि मत जाए, मारेंगे तेरे को, फिर भी छोरा कपड़ों में से निकल ही पड़ता है कि 2-4 को तो लेके ही मरूंगा। ऐसा ही करते हैं अपने, ठीक है। आप तो 2-4 को नहीं 14 को लेके मर गए, बहुत तगड़े सूरमा है, ठीक है ना। लेकिन वो तो एक भी बच गया तो विजेता कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, ठीक है। हमारी यही प्रॉब्लम है, हम व्यक्तिगत वीरता पर बल देते हैं। कितने मारे के? 16 मारे के, जीता कौन? के जीत ही नहीं पाए, तो फिर काहे को मार के आया? काहे को मार के आया, ठीक है। क्योंकि युद्ध हमेशा विजय के उद्देश्य से लड़ा जाता है, क्योंकि युद्ध में आपके प्रोसेस कोई नहीं देखता कि आपने क्या किया, कैसे किया, उस प्रोसेस में कोई नहीं जाता, परिणाम देखता है। हुआ क्या?
जीता कौन, ठीक है, बस परिणाम देखा जाता है। तो वही बात आपके बाबर ने कही, क्योंकि हम आपके क्या है, धर्म युद्ध लड़ते और एंशियंट से ही लड़ते आ रहे हैं। सूर्यास्त हुआ, तलवार डालने वाला है अंदर, सूर्यास्त हो गया, दोबारा रख लेगा, ठीक है। अब ये थोड़ा ही ना है कि जैसे मैं पूछता हूं आपसे कि कल कहां थे, ऐसे पूछे हो कि भाई दूसरे दिन का युद्ध शुरू हो और फिर कहे कि कल कहां थे रे, कि तू तलवार डालने ही वाला था। वो तो नए सिरे से लड़ेगा, ठीक है ना, नए सिरे से लड़ेगा तो आपका संघर्ष भी नया होगा, ठीक है। इस वजह से ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। धर्म युद्ध लड़ते हैं, शासक है, शासक आपके हमेशा फ्रंट पे आके लड़ता है कि भाई तभी सेना में जोश आएगा, और वास्तविकता भी है, ठीक है। लेकिन तुर्क जो आपके थे वो अपने साथ कुटिलता लेकर आए थे, हमारे शासक कुटिल नहीं थे। वो आपके कह रहे भाई वीरता है, आप युद्ध लड़ रहे हो तो बराबरी का युद्ध लड़ो आमने सामने, ठीक है। वो कुटिल थे। तो बाबर ने जब अपनी सैन्य तकनीकी जचाई ना, तो बाबर सेना के पीछे ही पीछे था कि ये मरेंगे तो मैं तो निकल लूंगा, आदमी तो और ले आऊंगा, भाई सेना तो और आ जाएगी, खुद ही मर गया तो काहे को युद्ध, ठीक है ना। तो वो आपके और सांगा फ्रंट पे, ठीक है ना। तो यहां इन्होंने क्या किया, क्योंकि हम बता रहे थे आपको कि 1:2 अनुपात बताया है किसने, एल श्रीवास्तव ने, बाबर और सांगा की सेना में। जबकि आपके एक रसब्रुक विलियम से हैं, उन्होंने बताया कि बाबर के पास 1 सैनिक था तो राणा सांगा के पास 8 थे, यानी संख्या बल किसके पास था, सांगा के पास, लेकिन तकनीकी किसके पास थी, बाबर के। हम परंपरागत युद्ध लड़ रहे थे, ऐसे आपके भीड़ आ गई इकट्ठी, ठीक है। और इधर की साइड में आपके वो थोड़े से थे, जैसे देखो ये आपके क्या है, बाबर, बाबर के साथ 2-4, फिर आपके हुमायूं, और एक कौन है, बहनोई मेहंदी ख्वाजा। अपने तो सारे रिश्तेदार यहीं पास में ही हैं, ठीक है। फिर इसने क्या किया, घुड़सवार सेना को बुलाया और घुड़सवार सेना को ये लगाया, ये घुड़सवार लग गए, घुड़सवार लग गए। अब इसने क्या किया कि आसपास के गांव से बैलगाड़ियों को उठवा लिया और बैलगाड़ियों को अपनी सेना के सामने ऐसे लगाया। इसको बोलते हैं रूमी पद्धति। कौन सी पद्धति बोलते हैं, रूमी पद्धति। इन बैलगाड़ियों को लगा तो लिया, लेकिन पानीपत की गलती को नहीं दोहराया सांगा ने। पानीपत में आपके बाबर ने आपकी पानीपत में गलती क्या की थी कि बैलगाड़ियां तो वहां भी लगाई, लेकिन इनको चमड़े की बेल्टों से बांध दिया। जैसे लड़ाई शुरू हुई बेल्ट टूट गई, ठीक है ना। तो रक्षा पंक्ति है वो बिखर गई, रक्षा पंक्ति बिखरी। तो अब इस बार क्या किया, जिसकी गाड़ी उठाई उसकी भैंस की चैन भी खोल लाया और लोहे की चैनों से बांध दिया इन गाड़ियों। किन से बांध दिया, लोहे की चैनों से। अब इनके बीच में फंसा दिया अपना तोपखाना, ये तोपखाना, और यहां तोपचियों के लिए आगे लगा दिए चमड़े के पर्दे, जिससे कोई बाण वगैरह आकर के नहीं लग जाए, क्योंकि आदमी पहले ही कम है, ठीक है ना। बाण अब यहां तोपची लगा दिए। फिर इसने क्या किया, यहां स्थापित की अपनी तुलुगमा। ये क्या है, तुलुगमा। तुलुगमा वह सैनिक टुकड़ी होती है जो शत्रु सेना पर घूमकर पीछे से हमला करती है। भाई आप जितना भी संघर्ष करेंगे, कोई एकदम यूं फ्रंट पर ही तो करेंगे, ठीक है, और कोई पीछे से चालू हो जाएगा तो निपट ही जाएगा आदमी, ठीक है ना। तो वो आपकी स्थिति, तो ये काम तुलुगमा का था, ऐसे घूम के आती और पीछे से चालू होते वो आपके, ठीक है। तो इससे सेना आपकी क्या हो जाती, आधे इधर आ रहे, आधेों का ध्यान पीछे हो जाता और माइंड डाइवर्ट जैसे ही होता, वैसे ही सेना की मारक क्षमता कम हो जाया करती थी, ठीक है। अब ये तो बाबर ने हमें जमा दी, यहां खाई खुदवा दी छोटी सी। अब देखो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये स्पीड ब्रेकर का काम करता है, ठीक है ना। कि कोई अगर तेज गति से आएगा और तेज गति से टक्कर मारेगा तो उड़ा देगा, चाहे आपकी मोटरसाइकिल से ही मारे, ठीक है ना। और अगर आपने स्पीड ब्रेकर लगा दिया तो चाहे ट्रक ही क्यों नहीं आ रहा हो, ट्रक जैसे ही आएगा स्पीड ब्रेकर पर धीमा करेगा और क्रॉस करेगा तो हल्का सा यूं टच करेगा, गिरेगा ही आदमी, उड़ेगा नहीं, ठीक है ना। ट्रक से भी इसका मतलब स्पीड ब्रेकर है, वो आपके मारक क्षमता को जस्ट आपके 1/4 से नीचे भी ले आता है, मारक क्षमता कम हो जाती है। अब भुसावर से सांगा चल दिया आपके, और सांगा आ रहे हैं, तो देखो ये सांगा
ये आपके सांगा के आपके हाथी हैं और ये आपके कौन हैं? सांगा। ये फिर घोड़े ही घोड़े और ये पैदल ही पैदल, नीचे तक हैं कि दिख नहीं रहे। तो देखिए ये सांगा अब 13 तारीख को आकर के एक दूसरे के सामने पड़ गए दोनों, और लड़ाई शुरू हुई है आपको पता हो तो 16 को, 17 मार्च को, ठीक है ना। तो 13 तारीख से, अब क्योंकि यहां कंडीशन ऐसी थी कि जो लड़े वो ही मरे। अगर सांगा युद्ध की शुरुआत करे तो तोपों की चपेट में आ जाए, युद्ध शुरू होने से पहले खत्म हो जाए, ठीक है ना। और अगर बाबर युद्ध की शुरुआत करे तो तोप उठानी पड़े, और तोप उठाएंगे तो सेनाएं थोड़ी सी है, उसको वैसे ही मार दें सांगा, ठीक है ना। इसका मतलब आमने सामने आकर के पड़ गए, लड़ाई नहीं की किसी ने। लेकिन आप देखा होगा आपने कि गांव में अपने कलेश कराते हैं ना किसी में, तो उसमें आपने देखा होगा काम में कि भाई कि गांव में, हमारे में, सभी के गांव में लड़ाई जब होती है ना तो आमने वाले की सामने वाले से होती है, या अगल वाले की बगल वाले से होगी, ठीक है ना। इस मोहल्ले वाले की उस मोहल्ले वाले से लड़ाई नहीं होती। और लड़ाई के मुद्दे, नाली फोड़ गया, एक बाटा ज्यादा लगा दिया, ऐसे फालतू के काम, ठीक है ना। और साल भर में से लड़ाई के सीन मुश्किल से 1 या 2 होते, साल भर में जो प्रत्यक्ष आपके आमने सामने की लड़ाई होती है 1 या 2, बैसाख में होती है ज्यादातर, जो पैसा आ जाता है ना थोड़ा सा गर्मी आते ही, ठीक है। बाकी के दिन शीत युद्ध होता है, तैयारियां पूरी होती हैं और केवल वाक युद्ध चलता है, वाक युद्ध ही तो चलता है। एक आदमी रोज आपके आता है देखने के लिए कि भाई आज लड़े, आज लड़े, 13 तारीख से कंटिन्यू आ रहा है, लेकिन लड़ाई नहीं हो रही। अब जैसे ही 16-17 तारीख को ये आया आदमी, तो 2 बाटे खुद ले आया, परेशान हो गया, नहीं लड़ रहे हैं तो एक इसके घर में और एक इसके घर में, तो चालू हो जाएंगे दोनों। फिर पहले भाग जाओ, फिर आके देख ले, खूब बढ़िया, यही तो लड़ाई होगी। ऐसी स्थिति हमारे यहां पर सेना में 2 तरह की टुकड़ियां होती हैं, एक होती है हराबल और एक होती है चंद्राबल। एक तो अग्रिम टुकड़ी होती है जिसको बोलते हैं हराबल, एक होती है चंद्राबल जो पीछे वाली है। एक आपके दायां पक्ष हो गया, एक बायां पक्ष हो गया, और बीच में मध्य सेना है। बीच में कौन सी है? मध्य सेना। ऐसे आपके सैनिक टुकड़ियां हैं। तो इन्होंने क्या किया कि आप खाटू श्याम जी गए हो कभी? खाटू श्याम जी मेले के दिनों में, एकादशी में, आप देखेंगे कि वहां ये तो मंदिर है अपना, और मंदिर के आगे ये रैली लगा दी ना, और फिर सरकार ने आपके 2 किलोमीटर के एरिया में 20 किलोमीटर की यात्रा करा देते हैं, यूं बांस लगा लगा कर, ठीक है ना, बांस लगा देते और आप घूमते चले जाते हो, घूमते चले जाते हो, और यहां से अपने आप निकल आते हो 2 घंटे बाद, ठीक है ना, घंटे 1.5 घंटा लग जाता है। यहां स्थिति ऐसी होती है कि आप हाथ जोड़ करके और 2 बांसों के बीच में खड़े हो जाओ, आपको नहीं पैर भी उठाना, ठीक है ना, और 1.5 घंटे बाद दर्शन करके बाहर निकल आओगे आप। ये रियलिटी है, आजमाई हुई है मैंने, मैं चलू ही नहीं, फिर भी आपके 50 मीटर तो पब्लिक ही ले गई मुझको, ठीक है ना। क्या होता है कि भाई बांस में आगे वाला तो यूं खड़ा है, तो वो आगे गिरने नहीं देगा आपको, और पीछे वाले को जल्दी है दर्शन की, तो वो पुश करेगा आपको, ठीक है ना। साइड में सरकार बचाई रही है बांस लगा के, तो आप देखना अधर ही अधर आपके अपने आप दर्शन हो जाते हैं आप, ठीक है। तो वो स्थिति है। तो यहां आपके इसने क्या किया, हराबल जो सैनिक टुकड़ी होती है ना, हराबल सैनिक टुकड़ी के माध्यम से छोटी सी मुठभेड़ कराई, ठीक है, और ये सैनिक अपनी जगह पे आ गए। लेकिन पीछे तक सूचना क्या पहुंची कि लड़ाई तो शुरू हो गई। अब लड़ाई शुरू हो गई तो आपके इन पीछे वालों ने कहा कि चलो, तो ठीक है, यही तो करेंगे, लड़ने के लिए चलो। और इन आगे वालों को तो पता है कि नहीं हुई शुरू। भाई आप देखते हो ना, पीछे अभी गेट में से निकल रहे थे ना तुम, आगे वालों को पता है कि नीचे और खड़े हैं आदमी, लेकिन पीछे वालों को दिख नहीं रहा है कि निकलो, यही तो कर रहे हैं, वो कंडीशन। तो पीछे वालों ने आपके क्या किया
इनको किया पुश। जैसे ही पुश किया तो ये हाथी ना चाहते हुए भी आगे बढ़ गए और राजस्थान के हाथियों के सामने पहली बार गोला फटाए। खानवा के युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग राजस्थान में हो रहा था, ठीक है। तो ये हाथी नाराज होकर के वापस लौटे। यहां सांगा जानवर ही तो है, इसको क्या पता कि भाई कि मैं कहां लौट के जा रहा हूं। वो तो आपके भय के कारण वापस हुआ तो सबसे पहला जो डैमेज किया वो सांगा के खुद के हाथियों ने किया। लेकिन फिर भी यह लग रहा था कि सांगा ही जीतेगा, क्योंकि संख्या बल तो अटूट है। संख्या बल तो आपके 1-8 का अंतर है, तो संख्या बल के तो मायने ही नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि 20 और आपके कितने भी 1:8 फैला लेना आप, ठीक है ना। यानी कि 20,000 है ना, तो 160 हो गए, ठीक है ना। 160 आपकी बहुत बड़ी बात हो जाती। तो आपके ये देखिएगा, तो फिर इसने क्या किया, जब तोपों का काम खत्म हुआ तो इन घुड़सवारों को निकाला, यहां से इनको गैप में से निकाला और लड़ाई चालू हो गई। बाबर ने अपने तीरंदाज घुड़सवार थे, तीरंदाज जो घोड़ा भाग रहा है और भागते हुए घोड़े पे से निशानची थे, निशाना लगाते थे और सबको दिखा रखा था कि भाई कि देखो वो हाथी पे सांगा बैठे हैं, ठीक है, कि आप तो उनको गिरा लो, बाकी सेना चाहे कितनी हो सब निपट लेगी आप अपने आप ही, ठीक है। तो सबका निशाना कौन, सांगा। इसीलिए मैंने आपको बताया कि दैवीय कारण भी सांगा के लिए जिम्मेदार हैं पराजय के। कैसे कि फिर देखो यहां भी लग रहा था कि जब ये सेना भी आई कि सांगा ही जीतेगा, फिर इसने तुलुगमा को आदेश दिया और ये यूं मारने आई ऐसे घूम के। लेकिन फिर भी ये लग रहा था कि सांगा ही जीतेगा। लेकिन अचानक से कहीं से आपके क्या आया, एक उड़ता हुआ तीर आया और उड़ता हुआ तीर आपके सांगा की पहले से फूटी हुई आंख में ही लग गया। ये किस्मत है, ठीक है ना। तो यहां सांगा हाथी के ओहदे में क्या हो गए, बेहोश राणा सांगा को मारवाड़ के मालदेव और सिरोही के अखेराज ये आपके लेकर के कहां की ओर आए, बसवा। अब भाई आप कहेंगे कि रणथंभौर की तरफ क्यों नहीं ले गए, क्योंकि जब ऐसी कंडीशन होती है ना तो जिधर मुंह होता है उधर ही भागता है आदमी, ठीक है ना। इसलिए ऐसा कोई नहीं है भाई कि यहां स्पेशल ट्रीटमेंट था कि वहां आपके, क्योंकि नजदीक तो वो पड़ जाता, रणथंभौर नजदीक पड़ जाता, ठीक है। तो बसवा आ गए, यहां सांगा को क्या आ गया, होश। यहां से कहां ले गए, रणथंभौर। अब रणथंभौर में राणा सांगा को यह सूचना मिली कि बाबर है वो चंदेरी पर आक्रमण करने जा रहा है, चंदेरी पर आक्रमण करने जा रहा है। और इधर राणा सांगा ढंग से लड़ नहीं पाए थे, भाई बीच में बेहोश हो गए आदमी, करे ही क्या, ठीक है। तो आपके यहां से सेना को लेकर के राणा सांगा कहां की ओर चल दिए, कालपी। कहां पर चल दिए हैं ये, कालपी। कालपी यूपी में है, ठीक है। कालपी के पास एक मैदान है, इरिच का मैदान, इरिच का मैदान। यहां पर सांगा के सामंतों ने उसे क्या दे दिया, जहर। अब क्या रीजन रहा, किसने दिया किसने नहीं दिया, ये इतिहास के गर्त में है, ठीक है ना। कोई आपकी जानकारी इसकी नहीं है, ठीक है। इससे आपके मृत राणा सांगा हैं, उनको कहां ले गए, मांडलगढ़। और मांडलगढ़ ले जाकर के इनका क्या कर दिया, अंतिम संस्कार कर दिया। और मांडलगढ़ में ही आपके राणा सांगा का स्मारक है। हालांकि बसवा दौसा में और खानवा भरतपुर में भी राणा सांगा के स्मारक बनाए गए, ठीक है। खानवा का तो नया ही है, 2010 में ही बना है, ठीक है ना। बाकी बसवा में और मांडलगढ़ में आपके पुराने इनके स्मारक। अब इसमें वही बात आ जाएगी कि सांगा की सहायता के लिए 7 राजा, 9 राव, 104 सरदार आए। मारवाड़ से मालदेव आए तो बीकानेर से कल्याणमल, आमेर से पृथ्वीराज आए, सिरोही से अखेराज आए, मेवात से हसन खां मेवाती आए, तो जगनेर से कौन आए, जगनेर से आपके अशोक परमार आए, ठीक है ना। सादड़ी से झाला अज्जा आए तो गोगुंदा से झाला सज्जा, ठीक है ना। हालांकि अज्जा हैं वो हलवद के थे, काठियावाड़ के। बाद में इनके पुत्र को सादड़ी का क्षेत्र है वो जागीर में दिया गया है, किनके, राणा सांगा के द्वारा, ठीक है। और आपके
महमूद लोधी जो इब्राहिम लोधी का चचेरा भाई था वो खुद आ गया, ठीक है। मेड़ता के आपके बीरमदेव आ गए यहां पर लड़ने के लिए, और आपके बहुत सारे लोग हैं इसमें, ठीक है। तो ये आ जाएंगे ऐसे एक एक करके। बागड़ से आपके कौन आ जाएंगे, उदय सिंह, बागड़ से उदय सिंह, आमेर से पृथ्वीराज आ जाएंगे, ठीक है। तो इन राजाओं ने आपके यहां पर अपना राणा सांगा को योगदान दिया है, और यह अंतिम मौका था जब राजपूताना के राजा किसी एक उद्देश्य के लिए एक मंच पर एकत्रित हुए। दूसरा मौका हुरडा सम्मेलन में आता है, लेकिन वहां उनमें वो एकता नहीं आ पाती जो खानवा के मैदान में देखने को मिलती है। ये आपके कौन हैं, संग्राम सिंह। बोलो तो यहां तक इतना ही करेंगे आज। अब इसको नेक्स्ट क्लास में लिखा दूंगा मैं, ठीक है ना, थोड़ा डिटेल में लिखाएंगे इसको, शॉर्ट नहीं करेंगे।